नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी। विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। कल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से आज प्रधानमंत्री की शिखर वार्ता। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हो सकता है समझौता। रूस के उफा में आज से ब्रिक्स सम्मेलन। विरोध के बावजूद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की तैयारी। इसी शैक्षिक सत्र में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में होगा लागू। कुलपतियों की बैठक में फैसला। नए प्रस्ताव के लिए ग्रीस को शुक्रवार तक की मोहलत। बतानी होगी आर्थिक सुधार को लागू करने की समय सीमा। रविवार को यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक। और विंबलडन में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची बोपन्ना फ्लोरिन की जोड़ी। पे सिंगिस की जोड़ी मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच कराने को तैयार हो गए हैं। इस बाबत राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, जहां कल इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस बीच एम्स ने पत्रकार अक्षय सिंह की बिसरा जांच के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने चौतरफा दबाव और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के बीच ये फैसला लिया। मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और 3 विसिल ब्लोअर की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अपील की गई थी। The STF which has been constituted by the state government and the SIT which has been constituted by the High Court is not sufficient for investigation of this case, and therefore we've requested the Supreme Court now to undertake and to ensure that proper investigation is carried out. That's all that we are asking for in these petitions. जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जांच के नाम पर गड़बड़ियां हुई हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को बचाया गया है, सिर्फ छोटे मोटे मोहरों को मारा गया है, छोटे मोटे मोहरों को पकड़ा गया है। इस प्रकार से नहीं होगा। हाई प्रोफाइल लोगों की भी जांच की जाएगी और उनका अगर अपराध पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी उम्मीद केंद्र सरकार और सीबीआई जांच एजेंसी से करता हूँ। इस बीच मामले की जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख रिटायर्ड जज चंद्रेश भूषण ने कहा है कि सभी मौतों के लिए संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। इधर पत्रकार अक्षय सिंह का बिसरा जांच के लिए एम्स पहुंच गया है। एम्स ने विसरा नमूने की जांच के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया है। 3 दिन में 4 मौतों के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। इनमें पत्रकार अक्षय सिंह के अलावा मामले की जांच कर रहे जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल शामिल हैं। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के व्यापम मामले के सीबीआई जांच की पहल का स्वागत किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग पर पार्टी अब भी कायम है। इस मामले में कांग्रेस को दूसरी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले के विरोध में 16 जुलाई को प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार व्यापम मामले की सीबीआई जांच के लिए मंगलवार को तैयार हो गई, लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। सीबीआई की जांच अगर होती है तो जो हमारी मांग है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त एसआईटी के माध्यम से होना चाहिए। प्रत्येक हफ्ते उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होना चाहिए। एक स्पष्ट और एक सफल इंक्वायरी के लिए पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ अगर हम इंक्वायरी चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को अपना त्यागपत्र जरूर देना चाहिए। कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों ने भी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। मैं ये मानता हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होना चाहिए, सीबीआई की। अकेले सीबीआई नहीं, जांच तो होना ही चाहिए
और सरकार ये कहना कि हम हाई कोर्ट में कहेंगे, उससे बेहतर है अगर सरकार घोषणा कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई के तहकीकात करेंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि हाई कोर्ट का कोई इसमें आपत्ति हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में झूठे आरोप लगा रहा है। कि मैंने पहले ही कहा कि उनका जांच से लेना देना नहीं है। वो भ्रम का कुहासा खड़ा करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें की गई है, जिस तरह के फोल्ड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए, उनका सबका सच सामने आएगा। कांग्रेस व्यापम मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच को लेकर पहले भी याचिका लगा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही एसआईटी जांच पर संतोष जताया था। इस मामले से जुड़े कई लोगों की संदिग्ध मौत और जांच की सुस्त रफ्तार के बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव के बीच आज शिखर वार्ता होनी है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में अहम समझौते के साथ कई करार हो सकते हैं। कल कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना पहुंचे प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ मजबूत सुरक्षा रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के कारोबारियों से भारत में निवेश की अपील भी की। उज़्बेकिस्तान से कजाकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी अस्ताना के हवाई अड्डे पर मंगलवार को भव्य स्वागत हुआ। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम मसीमोव उनकी अगवानी के लिए खुद मौजूद थे। बाद में 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री ने नजरबायेव यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच मौजूदा इस्लामी विरासत की बात की। उन्होंने मध्य एशियाई देशों से सुरक्षा रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। We will strengthen our defense and security cooperation in the region. But we will also combat terrorism by the strength of our values and our commitment to humanism. प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान के कारोबारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उद्योगपतियों से भारत में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। हम मेक इन इंडिया के लिए इनवाइट करते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल भी हैं, संपदा भी हैं और भारत के पास यूथ फोर्स है। अगर भारत में आप इन्वेस्टमेंट कर करके आपकी भी रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए इन दिशा में भी काफी कुछ मात्रा में आप भागीदारी कर सकते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए प्रधानमंत्री का कजाकिस्तान दौरा खासा अहम है। दुनिया का 15% यूरेनियम भंडार कजाकिस्तान में है। 2009 से 2014 के दौरान कजाकिस्तान की परमाणु कंपनी ने भारत के परमाणु संयंत्रों को यूरेनियम आपूर्ति की थी। आज होने वाली बातचीत में ये करार हकीकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस के उफा में आज से ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से दोपहर में रूस के उफा शहर पहुंचेंगे। इससे पहले कल मॉस्को में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक में $100 अरब का बीमा फंड बनाने पर सहमति हुई है। मुद्रा बाजार में उथल पुथल होने पर सदस्य देशों को इससे मदद दी जाएगी। रूस के उफा शहर में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों सम्मेलनों के लिए शहर को पिछले 2 साल से तैयार किया जा रहा है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से रूस के उफा शहर पहुंचेंगे। आज ब्रिक्स देश के नेता डिनर पर मिलने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत गुरुवार को होगी, जबकि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक शुक्रवार को होनी है। The Ufa, our city, was preparing to the summit about 2 years. So from that time when we known about this event, so we were really excited because it's the first event for our city, such big event. I mean international one. इससे पहले कल मॉस्को में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में $100 अरब का बीमा फंड बनाने पर सहमति बनी। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल थे। सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों में हुए समझौते के मुताबिक चीन सबसे ज्यादा $41 अरब की मदद देगा। भारत, ब्राजील और रूस 18 अरब जमा करेंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका $5 अरब की मदद देगा। इस फंड से डॉलर के मुकाबले सदस्य देशों की मुद्रा में होने वाले उतार चढ़ाव के वक्त मदद दी जाएगी। वित्त मंत्रियों ने ब्रिक्स विकास बैंक की रूपरेखा पर भी चर्चा की।
सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स विकास बैंक की औपचारिक शुरुआत होनी है। Is much more modernized. You can see here many buildings, many shopping malls, many business centers. So UFA now is welcoming for investors, and it's open for future, for everything. सम्मेलन में ब्रिक्स में शामिल भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच ऊर्जा, खनन और परिवहन के क्षेत्र में कई समझौते होंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए भी सदस्य देशों के बीच बातचीत होगी। सदस्य देशों की कंपनियों के बीच भी कई समझौते होने हैं। इसके अलावा भारत को शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तकरीबन 25 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शायद यह पहली बार है जब एक साथ ब्रिक्स और एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके माध्यम से संभवतः राष्ट्रपति पुतिन यह दिखलाना चाहते हैं कि एशिया और यूरेशिया एकजुट होकर विकास की तैयारियां कर रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ रसिया उफा से अखिलेश सुमन। और इस समय उफा रूस से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, माना जाए कि ये दोनों ही सम्मेलन, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें या शंघाई सहयोग संगठन की बात करें, ये दोनों ही कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इस बार भारत के लिहाज से देखा जाए तो कितने अहम ये दोनों सम्मेलन हैं। शंघाई में हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर से अब वो परमानेंट मेंबर ज़रूर भारत बनना चाहता है। दोनों को देखें, इस लिहाज से भारत के लिए कितना अहम है और कितना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नया अध्याय जुड़ने वाला है। देखिए, संभवतः एक बात बहुत साफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स और एससीओ दोनों के संदेश देने की कोशिश की है कि भारत अब किसी एक खास लॉबी या किसी एक समूह के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं, यूरोप के साथ हमारे संबंध हैं, तो रूस के साथ हमारे संबंध उतने ही गहरे हैं जितने सोवियत संघ के जमाने में थे, और चीन के साथ हमारे मतभेद हैं, लेकिन विकास के मामले पे उससे सहयोग हो सकता है। और खासकर जो एससीओ है, एससीओ एक ऐसा इलाका है जहां जिसके बियॉन्ड, जिसके पार अगर आप देखें तो वहां आईएस और कायदा जैसे संगठनों का, बहुत आतंकवादी संगठनों का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव रहा है। लेकिन ये मध्य के देश हैं और रूस है जहां की ये संगठन अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो यह एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में जो आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की पहुंच है, उसको रोकने में यह संगठन बहुत मददगार साबित होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिक्स और एससीओ में जो इमर्जिंग पावर्स है, दुनिया की जो बढ़ती हुई ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्राजील हो या दक्षिण अफ्रीका या चीन या भारत, ये सारे दुनिया की ताकतें हैं। और इसके साथ एससीओ को अगर मिला लें तो ये इस इलाके के वे ताकतें हैं जो विकास हैं, और इनके पास प्रचुर भंडार है, ऊर्जा का प्रचुर भंडार है, मिनरल का, पदार्थों का प्रचुर भंडार है, और पैसा है जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये कि हम कोई इन्वेस्टमेंट के भी अमेरिका और यूरोप पर निर्भर नहीं होके इन देशों के साथ अगर सहयोग बनाए तो ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि कजाकिस्तान कल प्रधानमंत्री ने कहा और वहां के लोगों ने ऑफर दिया। और एक कहे कि क्षेत्रीय सहयोग, जिसमें कि एक दूसरे की जो खासियत है उस खासियत से लाभ उठाने की बात, तो एक कहें कि क्षेत्रीय स्तर पे इस पूरे इलाके में जो सहयोग अभी तक टकराव के माध्यम से, टकराव के कारण अभी तक बाधित होता रहा, उससे जोड़ने में यह काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, चाहे वो ब्रिक्स हो या एससीओ समिट हो। प्रीति। अखिलेश, आज कजाकिस्तान में शिखर वार्ता भी होनी है, अगर उसकी बात करें तो जिस तरह की उम्मीदें कजाकिस्तान में लेकर प्रधानमंत्री गए हैं, क्या माना जाए वो पूरी होती नजर आ रही हैं? खासकर ऊर्जा ज़रूरतें जिस तरह से भारत की अब बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं, उसे लेकर किस तरह की उम्मीद अब कजाकिस्तान से की जाए? ना, निश्चित तौर पे प्रीति, कल जो प्रधानमंत्री की जो बात हुई, वहाँ के प्रधानमंत्री से जो उन्होंने बताया लोगों को, उन्होंने दो बातें खास तौर पे कही। एक यह कहा कि जो दोनों देशों की साझी मुस्लिम संस्कृति है, सूफी परंपरा की संस्कृति है, यह भावनात्मक रूप से दोनों देशों को जोड़ने वाला है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकेत देने का प्रयास किया, कजाकिस्तान और भारत की संस्कृति, कजाकिस्तान भारत के टेलीविजन, भारत के रेडियो, भारत के फिल्मों के प्रति काफी लगाव रहा है। सोवियत संघ के जमाने में से भी कजाकिस्तान के साथ भारत का बहुत जबरदस्त संबंध रहा है।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कजाकिस्तान के लोगों ने यह बात में इच्छा जताई है कि किस तरह जनधन योजना जैसे जो बैंकिंग सभी लोगों को बैंक के साथ जोड़ने की योजना से कजाकिस्तान किस तरह का लाभ उठा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कजाकिस्तान कितनी गहराई और नजदीकी से भारत को ऑब्जर्व कर रहा है। बिल्कुल। इसके अगर देखें तो कजाकिस्तान भारत में निवेश चाहता है और पूरा निवेश गुजरात में मुंद्रा जो हमारा बंदरगाह बनने वाला है, उस बंदरगाह को वहाँ की रेलवे कंपनी इन्वेस्ट करेगी। कजाकिस्तान ने कहा है कि माइनिंग में आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। और कजाकिस्तान के जो निवेशक, कजाकिस्तान के जो व्यवसायी हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में खास करके सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी निवेश कर। बिल्कुल अखिलेश, यानी अब महज ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग से आगे बढ़कर इन मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापक समझौते किए जा रहे हैं, नए नए आयाम ढूंढे जा रहे हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि तमाम ऐसे और पक्ष हैं जिनमें आपसी सहयोग अब आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। आज कजाकिस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना होंगे। वहाँ ब्रिक्स और शंघाई संगठन के सम्मेलन में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। आइए अब आगे की खबरों का रुख करते हैं। छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शनों को दरकिनार करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की बैठक में डीयू समेत सभी यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे पर आम सहमति जताई। इस बैठक की अध्यक्षता उच्च शिक्षा सचिव ने की। बैठक के बाद मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सभी कुलपतियों ने इस संबंध में तैयारियां सुनिश्चित करने की बात कही है और वो इसी अकादमिक सत्र से सीबीसीएस को लागू करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएचयू इसे विभिन्न विभागों में चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीसीएस के मुद्दे पर छात्रों और शिक्षकों के लगातार विरोध के मद्देनजर मंगलवार को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। और वहीं कुलपतियों की बैठक के दौरान कल दिल्ली में विज्ञान भवन के बाहर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लेकर डीयू समेत कई विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया। सरकार कह रही है कि सीबीसीएस से देश भर में यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा, जिसका सीधा फायदा छात्रों को मिलेगा। जंतर मंतर पर सरकार विरोधी नारे लगाते दिल्ली विश्वविद्यालय के ये छात्र चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी सीबीसीएस लागू किए जाने के फैसले से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि जल्दबाजी में थोपे गए इस फैसले से छात्रों का नुकसान होगा। छात्रों के साथ इस मुद्दे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी डूटा भी आवाज मिला रही है। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को ये विड्रॉ करे, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़े। ये ऊपर से जो तानाशाही फरमान के तहत लगाना चाहते हैं, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, स्टेट यूनिवर्सिटीज को एक स्ट्रोक में खत्म करना चाहते हैं। सीबीसीएस को हटाया जाए, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। इसका कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई वे नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, इसे हमें सिर्फ थोपा जा रहा है। ये सीबीसीएस इम्प्लीमेंट करने जा रही है, ये कहीं पूरे तरीके से छात्रों के विरोध में है। तो इस तमाम मुद्दे पे कई टेक्निकलिटी है। ये ना हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कोई इस प्रकार की व्यवस्था है जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली कांग्रेस, यूथ विंग और छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन चलाने की चेतावनी दी। जब भी देश में कोई शिक्षा नीति के बारे नीति बदलते हैं, तब एक्सपर्ट्स के साथ, टीचर्स के साथ, छात्रों के साथ, सबके साथ डिस्कशन होता है, सबका राय लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, किसी का राय नहीं है। जबरदस्ती इसको लागू करने की, वो भी पूरे देश भर में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने से विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्सेज में अपनी रुचि के आधार पर विषय चुनने का अवसर मिलेगा। वहीं इसके लागू होने से पूरे देश भर में यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू हो जाएगा। इस ग्रेडिंग सिस्टम से सभी विश्वविद्यालयों के अंकों का मूल्यांकन बराबर होगा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में फूट की खबरें हैं। आम आदमी पार्टी के 4 में से 3 सांसद पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। पंजाब में संगठन में हो रही नियुक्ति में उनकी अनदेखी को इसकी वजह बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी ने इन खबरों का खंडन किया है। इस बीच पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने 4 सांसदों से उनके 1 साल के कामकाज की रिपोर्ट तलब की है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ पंजाब से ही 4 सीटें मिली थीं। फूट और बगावत के तौर पे क्यों देखते हैं?
किसी भी पार्टी में लोगों का अपना अलग मत हो सकता है, उसको अपना मत रखने का अधिकार है। जहाँ तक संगठन निर्माण की बात है, एक नया संगठन का ढांचा वहाँ तैयार हुआ है। उससे कुछ साथी सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं। उनकी असहमति किन मुद्दों पर है, इस पे उनसे बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 137 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि औद्योगिक श्रम से जुड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह फैसला किया गया है। मार्च 2015 में 250.83 अंक ये हो गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को इस दर से मजदूरी दर में संशोधन करने को कहा है। बढ़ी हुई मजदूरी 1 जुलाई 2015 से लागू मानी जाएगी। और फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। आगे देखिए विंबलडन के सेमीफाइनल में बोपन्ना फ्लोरेन की जोड़ी। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। श्रम कानून बदल देने से देश में बिजनेस बढ़ जाएगा, तो मुगालते में है, गलतफहमी में सरकार। नीचे लागू करने नहीं देंगे और उसका पहला कदम 2 सितंबर हड़ताल में जा रहा है। श्रम कानूनों में हो रही है बड़े बदलाव की तैयारी। पूरी जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। भारी बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर खासा असर पड़ा है। कुल्लू में एक श्रद्धालु की मौत के बाद प्रशासन ने मौसम सामान्य होने तक लोगों को श्रीखंड यात्रा पर नहीं जाने का निर्देश जारी किया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। जैसे पिछले 24 घंटे में रहा है, करीब करीब ऐसा ही मौसम जो है अगले 3 दिन करीब करीब रहने वाला है। तो जैसे अब आज 6 है, 7 है, 8 है, 9 तक जो है करीब करीब इसी तरह की बारिश जो है अनेक स्थानों पर रहेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों ने सरकार से मदद की अपील की है। अगर जो भी प्रशासन वगैरह देखें इसको, जो भी जल्द से जल्द यहाँ पे सामग्री वगैरह का जो भी कुछ इंतजाम वगैरह कराएं यहाँ पे, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं सर, काफी परेशान है यहाँ पे। इस बीच पूर्वोत्तर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां अब भी उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ग्रीस को यूरोपियन यूनियन से मदद के लिए शुक्रवार तक प्रस्ताव सौंपने का समय मिल गया है। रविवार को होने वाले यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक में ग्रीस के प्रस्ताव पर विचार होगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया। यूरोपीय यूनियन ने उन्हें बेल आउट पैकेज के प्रस्ताव के लिए शुक्रवार तक का समय दे दिया है। प्रस्ताव में उन्हें ये बताना होगा कि ग्रीस की सरकार किस तरह सुधारों पर आगे बढ़ेगी। Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα. Η διαδικασία θα είναι γρήγορη, θα είναι ταχύτατη, ξεκινάει από τις επόμενες ώρες με στόχο να έχουμε καταλήξει μέχρι τέλος της εβδομάδας το αργότερο. रविवार को यूरोपीय यूनियन ने आपात बैठक बुलाई है। इसमें ग्रीस के प्रस्ताव पर विचार होगा। अगर ग्रीस का प्रस्ताव मंजूर हुआ तो वो यूरोजोन में बना रहेगा। I have to say it loud and clear that the final deadline ends this week. All of us are responsible for the crisis and all of us have a responsibility to resolve it. जर्मनी को भरोसा है कि ग्रीस का प्रस्ताव गुरुवार तक मिल जाएगा ताकि जर्मन संसद में इस पर विचार हो सके। Reihenfolge ist vollkommen klar. Erst die langfristigen Vorschläge und dann die Bereitschaft, über kurzfristige Mechanismen zu reden, die allerdings dann auch sicherlich verbunden mit prior actions. ग्रीस ने रविवार को जनमत संग्रह में यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। प्रस्ताव में खर्च में कटौती और टैक्स बढ़ाने की मांग की गई थी। अब देखना है कि ग्रीस का नया प्रस्ताव यूरोपीय यूनियन की शर्तों को कितना पूरा कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर तेहरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच जारी वार्ता को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
दोनों पक्षों के बीच बातचीत की नई समय सीमा मंगलवार को खत्म हो गई। इस बीच अमेरिका ने नवंबर 2013 के अंतरिम समझौते की शर्तों को 10 जुलाई तक के लिए बढ़ाने की बात कही है, जो व्यापक समझौते के लिए बातचीत की नई समय सीमा मानी जा रही है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर तेहरान और 6 विश्व शक्तियां फिर तय समय सीमा के भीतर किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे। इसके बाद वार्ता को कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी ने बताया कि बेहद संवेदनशील चरण में पहुंच चुकी वार्ता को कुछ और दिन जारी रखने का फैसला लिया गया। We are continuing to negotiate for the next couple of days. This does not mean we are extending our deadline, which means that we are taking the time, the days we still need to finalize the agreement. अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि ईरान परमाणु वार्ता समझौते के बेहद करीब है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्ष ईरान परमाणु वार्ता को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। These talks, at least for now, are worth continuing, and that is what's driving this decision-making process. And so, we're focused on the quality of a potential deal. There will need to be some difficult decisions made on both sides if we're going to get this done. But I think there is a clear will on both sides now to complete this agreement and to keep at it until we get there. ये चौथी बार है जब दोनों पक्षों ने 2013 के अंतरिम समझौते की शर्तों को बढ़ाया है। 30 जून की समय सीमा खत्म होने के बाद 7 जुलाई की नई समय सीमा बढ़ाई गई थी। दरअसल समय सीमा को लेकर लचीला रवैया अपनाया जा रहा है ताकि दोनों पक्षों को अंतिम समझौते तक पहुंचने का समय मिल सके। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के साथ जर्मनी के प्रतिनिधि ईरान से बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 25 साल में 1 अरब से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस दौरान रोजाना $1.25 पर जीवन यापन करने वालों का अनुपात 2011 में घटकर 15% रह गया है, जो 1990 में 36% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत इस दिशा में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य से गरीबी के साथ ही भूख की समस्या कम करने में सहायता मिली और ज्यादा लड़कियों को स्कूल भेजना मुमकिन हुआ है। हालांकि अब भी गरीबी की दर आधी करने से लेकर HIV एड्स का प्रसार रोकना और व्यापक प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयों पर काफी काम किया जाना है। इसरो की तरफ से छोड़े जाने वाले अब तक के सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों के लिए उल्टी गिनती आज सुबह 7:28 पर शुरू हो गई। इन उपग्रहों को 10 जुलाई को छोड़ा जाना है। PSLV C-28 से छोड़े जाने ये 5 उपग्रह ब्रिटेन के हैं। इनका वजन 1440 किलोग्राम है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार शाम मशहूर शायर पंडित डॉक्टर आनंद मोहन जुत्शी उर्फ गुलजार देहलवी के जन्मदिन पर आयोजित गुलजार देहलवी सम्मान समारोह में शिरकत की। गुलजार देहलवी उर्दू की जाने मानी शायर हैं, जिनके 91वें जन्मदिन पर जलसा दिल्ली से सटे नोएडा में आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश यादव समेत राजनीति और साहित्य जगत से जुड़े तमाम लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने गुलजार देहलवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हम सबकी दुआ यही है कि उनका दस्ते शफ़क़त इस शहर पे, इस शहर के साकिनीन पे, इसके आसपास के रहने वालों पे बरकरार रहे, ताकि हम उनसे, उनकी सोहबत से, उनके अशार से मुस्तफ़ीद होते रहें। और टेनिस जगत से जुड़ी अहम खबर बता दें, भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के खिलाड़ी फ्लोरेन की जोड़ी विंबलडन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उधर लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी भी विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही है। दूसरे अहम मुकाबलों में मौजूदा चैंपियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी। विपक्ष ने की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। कल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई।
कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से आज प्रधानमंत्री की शिखर वार्ता, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हो सकता है समझौता। रूस के उफा में आज से ब्रिक्स सम्मेलन। विरोध के बावजूद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की तैयारी, इसी शैक्षिक सत्र में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में होगा लागू, कुलपतियों की बैठक में फैसला। नए प्रस्ताव के लिए ग्रीस को शुक्रवार तक की मोहलत, बतानी होगी आर्थिक सुधार को लागू करने की समय सीमा। रविवार को यूरोपियन यूनियन की आपात बैठक। और विंबलडन में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची बोपन्ना फ्लोरिन की जोड़ी, पेस हिंगिस की जोड़ी मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में।